हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं और अगर उसमें साइंस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग लाइट प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछला वीडियो में प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग इसमें दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। दर्पण क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं दर्पण को इंग्लिश से मिरर बोलते हैं। और मिरर क्या होता है? ए हाईली पॉलिश स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। मतलब अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ परावर्तक सतह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। मिरर आपका जनरली दो तरह से होता है। अभी इसका डिफिनेशन एक हम बताएं। एक मिरर क्या होता है? समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दैट मीन्स एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। अभी इसका डिफिनेशन में हम लोग बताएं कि ए हाईली पॉलिश स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। मतलब अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ चिकना परावर्तक सतह को ही क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। दैट मीन्स आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दर्पण में किस चीज का पॉलिश किया जाता है। किसी भी दर्पण में जो हम लोग पॉलिश करते हैं वो पॉलिश किस चीज का होता है? तो किसी दर्पण में हम लोग पॉलिश या तो सिल्वर का करते हैं या फिर किसका करते हैं? एल्युमिनियम का। सिल्वर या फिर किसका पॉलिश करते हैं? एल्युमिनियम का। जनरली क्या होगा? सिल्वर का ही पॉलिश किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में आ सकता है कि जो पॉलिश होता है इस पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट मीन्स इस पॉलिश को हम लोग बचाने के लिए उसके ऊपर में एक पेंट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दर्पण में हम लोग किस चीज का पेंट करते हैं? तो दर्पण में जो हम लोग पेंट करते हैं वो होता है लेड रेड ऑक्साइड। हम लोग दर्पण में किस चीज का पॉलिश करते हैं? लेड रेड ऑक्साइड का। लेड रेड ऑक्साइड से क्या होता है? जो हम लोग चिकना सतह जो सिल्वर लगाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन चीज का पेंट कर देते हैं? रेड लेड ऑक्साइड का। और पॉलिश किससे करते हैं? सिल्वर से। अब हम लोग यहाँ पर दर्पण के बारे में समझेंगे। एक होता है समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो अभी हम लोग सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड टर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर क्या होगा? तो जिस मिरर का परावर्तक सतह दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? प्लेन होता है, उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के बारे में क्या जान सकते हैं? तो प्लेन मिरर हमेशा क्या होता है? समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी हमेशा कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी एवं सीधा। प्लेन मिरर हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी एवं सीधा। प्लेन मिरर में क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने दायां हाथ को खड़ा करेंगे तो मिरर में क्या दिखाएगा? बायां। और अगर बायां को खड़ा करेंगे तो मिरर क्या दिखाएगा? दायां। इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई और प्रतिबिंब का वस्तु का ऊंचाई हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। प्लेन मिरर में प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु का ऊंचाई क्या होता है? वस्तु का ऊंचाई बराबर होता है। ठीक है। मतलब अगर कोई वस्तु 2 सेंटीमीटर का है तो वस्तु की ऊंचाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? 2 सेंटीमीटर का ही होगा। और इसका क्या खासियत होता है? तो वस्तु की दूरी मतलब मिरर से वस्तु की दूरी और मिरर से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। दैट मीन्स वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब का जो दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि सपोज दैट ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर से 4 सेंटीमीटर में एक वस्तु को रखा गया है तो इस मिरर से कितना सेंटीमीटर में प्रतिबिंब बनेगा? तो ये प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनेगा? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको उल्टा इस तरह पूछ देता है कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना दूरी पर स्थित है? समतल दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वस्तु से
वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा, तो वस्तु 4 सेंटीमीटर में है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से कितना बनेगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी कितना है, तो इधर 4 प्लस इधर 4, दैट मीन्स 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो उसका लैंग्वेज को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि वो वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी पूछ रहा है कि सिर्फ प्रतिबिंब का दूरी पूछ रहा है। अगर प्रतिबिंब का दूरी पूछेगा तो वस्तु का जितना दूरी होगा उतना ही प्रतिबिंब का दूरी होगा। लेकिन अगर वस्तु से प्रतिबिंब का दूरी पूछेगा तो से प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी का डबल, दैट मीन्स 4 प्लस 4 8 हो जाता है। और क्या होता है कि जो समतल दर्पण होता है, कभी कभी पूछेगा कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो समतल दर्पण का जो मैग्निफिकेशन या आवर्धन होता है वो कितना होता है, तो समतल दर्पण का मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्या होता है +1 होता है। यहाँ पर एक क्या बताता है, एक बताता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई क्या होता है बराबर होता है, इसलिए आवर्धन का वैल्यू कितना निकल गया 1। क्योंकि आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन होता है h'/h। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं आवर्धन। तो अगर दोनों बराबर होगा, तो अगर प्रतिबिंब 4 होगा तो वस्तु भी 4 होगा, तो कट के कितना आ जाएगा 1। साथ ही साथ इसमें जो प्लस है वो प्लस इंडिकेट करता है कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा। ठीक है। और हम लोग समतल दर्पण के बारे में क्या जान सकते हैं, तो कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत बार पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है। ये फोकस दूरी क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, तो जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण दैट मीन्स क्या, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जो फोकस दूरी होता है, प्लेन मिरर का फोकस दूरी कितना होता है इन्फिनिट। कितना होता है इन्फिनिट, दैट मीन्स प्लेन मिरर का जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है अनंत होता है। ठीक है। और हम लोग प्लेन मिरर के बारे में क्या जान सकते हैं, तो और एक चीज समझ सकते हैं, इससे भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि सपोज दैट 2 प्लेन मिरर है। ठीक है। एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना बना है 90 डिग्री, और यहाँ पर एक वस्तु रखा गया, तो इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। ये सिंपल से इसका 2 फार्मूला होता है, तो 2 फार्मूला आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिंपल से याद रखना कि प्रतिबिंब का जो संख्या होगा हमेशा किस में निकलेगा, विषम संख्या में निकलेगा। हमेशा किस में रहेगा, विषम संख्या में। अगर डिवाइड करने के बाद विषम संख्या आ जाता है तो ठीक है, तो ठीक है। अगर डिवाइड करने के बाद सम संख्या आता है तो हम लोग n से क्या करते हैं, 1 से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की संख्या इक्वल टू होता है थीटा, प्रतिबिंब की संख्या इक्वल टू होता है 360 डिग्री बाय थीटा। ठीक है। और एक बार होता है 360 बाय थीटा -1। तो ये कब करते हैं, जब ये विषम संख्या निकलेगा तो ये रहता है, और जब सम संख्या निकलता है तो ये 1 सब्ट्रैक्ट कर देता है। दैट मीन्स दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ उस सम को विषम करने के लिए 1 से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये थीटा क्या होता है, दोनों मिरर के बीच का दूरी होता है, सॉरी दोनों मिरर के बीच का क्या होता है कोण होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर 2 समतल मिरर के बीच में कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो प्रतिबिंब का संख्या कितना होगा। तो हमको पता है कि प्रतिबिंब की संख्या n इक्वल टू कितना होता है 360 बाय थीटा। थीटा का वैल्यू कितना बोल दिया 90, तो 1 0 1 0 9 4 36 4 आया, तो 4 मेरा क्या है सम की विषम, तो सम आया, तो सम में हमको क्या करना पड़ता है 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो 1 घटा देंगे, दैट मीन्स कितना बनेगा 3। अगर 2 समतल दर्पण के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा तो प्रतिबिंब की संख्या कितना प्रतिबिंब बनेगा 3 बनेगा। सिमिलरली अगर 2 समतल दर्पण के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री का होगा, कितना होगा 60 डिग्री का, तब प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, तो कुछ नहीं 360 बाय 60, एक काट देंगे 6 × 36, फिर 6 आया, ये सम संख्या, दैट मीन्स इसमें एक क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स प्रतिबिंब का संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल को अगर हम लोग मान के चलते, कुछ भी मान सकते हैं 60 90, अगर 45 मान के चलते हैं, 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, तो सिंपली n इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाय
45। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 कम 45, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 9 टी 72। n इक्वल टू कितना निकला 8। तो सम संख्या निकल गया, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो हम लोग सब चीज में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना सम संख्या से ही जा रहा है ना। एक विषम संख्या वाला ले लेते हैं। कितना से काटेंगे तो विषम संख्या हो जाएगा 12, 24, 12, 36। मान के चलते हैं कि दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल बन रहा है कितना का बन रहा है 120 डिग्री। तब प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा तो 360 बटा 120, 12 36, 3 आया। ये पहले से विषम संख्या, दैट मीन्स इसमें आपको 1 घटाने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से प्लेन मिरर से इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े कि प्लेन मिरर का जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है इनफिनाइट, दैट मीन्स अनंत होता है। प्लेन मिरर का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है +1, मैग्निफिकेशन कितना होता है +1। और दो प्लेन मिरर के बीच में कुछ भी एंगल रहेगा तब प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है 360/θ, और एक बार होता है 360/θ -1। इतना याद रखने का जरूरत नहीं, एक ही को याद रखना। और याद रखना कि प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनेगा विषम संख्या में। जब सम संख्या आ जाएगा तो उसमें से आपको 1 क्या कर देना होगा सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जिस दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है कर्व होता है, मतलब मुड़ा हुआ या किसी स्फेयर का पार्ट होता है, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, दैट मीन्स ये सपोज दैट ये मेरा क्या है गोलीय दर्पण है, इसको हम लोग काट दिए तो इस तरह का 2 पीस निकल गया। अगर इस पीस को हम लोग बाहर तरफ पॉलिश कर दिए और इसको भी राइट साइड ही पॉलिश कर दिए, तो आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है और इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर है। एक का रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है धंसा हुआ, और एक का रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा है उभरा हुआ। तो जिस मिरर का या जिस दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ रहता उस दर्पण को उत्तल दर्पण बोलते हैं, उठा हुआ रहता उसको क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ रहता उसको क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। केव मीन्स क्या होता है गुफा, दैट मीन्स जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस गड्ढा जैसा होगा धंसा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे अवतल दर्पण, और जिस दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बहुत इससे सब्जेक्ट समझते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण क्या होगा, दैट मीन्स कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी आता है। तो कन्वेक्स मिरर इस तरह है, तो ये क्या करता है बाहर तरफ फैला हुआ है, तो इस पर जितना भी लाइट पड़ता है इस बाहर तरफ फैला है तो ये लाइट को क्या कर देता है बाहर भेज देता है, मतलब ये लाइट को फैलाता है। दैट मीन्स ये लाइट को भेजता है इधर उधर फैलाता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम है डाइवर्जिंग मिरर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि अपसारी दर्पण किस मिरर को कहा जाता है, तो अपसारी दर्पण किसको बोला जाता है उत्तल दर्पण को। ठीक है, इस दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इस दर्पण का यूज किया जाता है साइड व्यू मिरर में। हम लोग जो गाड़ी होता है गाड़ी के जो साइड वाला मिरर होता है उस मिरर में किस दर्पण का यूज होता है उत्तल दर्पण का। इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है सीधा और छोटा। कैसा बनाता है सीधा और छोटा। तो एक दर्पण तक क्या था समतल दर्पण, वो भी सीधा प्रतिबिंब बनाता था, और ये क्या उत्तल दर्पण ये भी सीधा बनाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा बड़ा वस्तु कितना भी बड़ा रहो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा छोटा बनेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि एक ऐसा दर्पण का नाम बताइए जो सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो और हम लोग जानते हैं कि आवर्धन m इक्वल टू क्या होता है h'/h। तो h' का वैल्यू जब हमेशा छोटा होगा तो m का वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 से कम ही होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है आवर्धन का वैल्यू क्या होता है 1 से कम होता है, और वो क्या होता है प्लस में ही होता है, क्योंकि सीधा बन रहा है इसलिए प्लस होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा मिरर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या अवतल
दर्पण। अवतल दर्पण क्या होगा? तो अभी बताया जिस दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, धंसा हुआ रहेगा, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। दैट मीन्स अगर बनाएंगे तो अवतल दर्पण आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब जब ये अंदर तरफ होने के कारण जब इस पर जितना भी लाइट पड़ता है, ये सब लाइट को क्या करता है? अंदर तरफ मिलाने का कोशिश करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण, जिसको इंग्लिश से हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाले सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक जगह पर केंद्रित करने का कोशिश करता है, ठीक है। जो ये अवतल दर्पण होता है वो दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, ठीक है। ये जो अवतल दर्पण होता है वो सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है। दैट मीन्स उल्टा होगा वो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और जब सीधा होगा तो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। एक ही बार वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जिस समय आभासी प्रतिबिंब बनाता है उसमें प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसा दर्पण का नाम बताओ जो आभासी, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और बड़ा में कौन आ जाएगा? अवतल दर्पण। और आभासी, सीधा और छोटा में क्या आ जाएगा? उत्तल दर्पण। और आभासी, सीधा और बराबर में कौन आ जाएगा? समतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण का यूज कहाँ पर करते हैं? तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर भट्टियों में करते हैं, ठीक है। सौर भट्टियों जो होता है, सौर भट्टियों में भी हम लोग किसका यूज कर देता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को एक जगह पर क्या कर देता है? केंद्रित करता है। जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, गाड़ी का हेडलाइट में भी किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि हेडलाइट में जब फैलता है तो वो फैलने वाला को क्या कर देता है? कन्वर्स करता है, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब समांतर किरण पुंज ऑफ लाइट प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका यूज कर देते हैं? अवतल दर्पण का। जो टॉर्च होता है या फिर जो सर्च लाइट होता है उस सब में जो ग्लास होता है वो ग्लास किसके साथ बिहेव करता है? अवतल दर्पण का। दैट मीन्स टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और गाड़ी के हेडलाइट में भी किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का, ठीक है। और अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बड़ा और छोटा वाला हम लोग जब आगे रे डायग्राम पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। ये था मेरा अवतल दर्पण।